द हस्बैंड के एपिसोड 3 की शुरुआत तेजू और सेयुन की शादी के फ्लैशबैक से होती है। उस वक्त दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और एक दूसरे के लिए उनकी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उनकी बेटी का एक हादसा हो गया और सेयुन तेजू से कांटेक्ट नहीं कर पाई ताकि वो उसका ऑपरेशन कर सके। अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी की मौत हो गई और उस दिन तेजू के ना पहुंचने के लिए सेयुन ने उसे कभी माफ नहीं किया। अब कहानी वापस उसी पल में आती है जब पुलिस तेजू से पूछताछ कर रही होती है। वो बार बार कहता है कि वो बेकसूर है और असली गुनाहगार उसे झूठे सबूतों के जरिए फंसा रहा है, जैसे उसकी गाड़ी में मिला खून लगा कोट और कुर्सी से बंधी सेयुन की तस्वीर। तेजू को यकीन होता है कि जब किडनैपर ने उसे बिजली का झटका देकर बेहोश किया था तभी उसने ये सब उसकी गाड़ी में रख दिया। जैसे जैसे तेजू बेचैन होता जाता है, पुलिस के साथ झड़प के बाद उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसे मुंह धोने के लिए वॉशरूम ले जाया जाता है, जहाँ अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगती है और एक मिस्टीरियस आदमी उसके सामने आ जाता है। वो आदमी कहता है कि उसे पता है तेजू बेकसूर है और वो उसकी मदद करना चाहता है। वो तेजू को हुक्म देता है कि रात 11 बजे तक किसी भी तरह सिन्यू दोंग पहुंच जाए, वरना वो सेयुन को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। उस आदमी के इरादों पर शक होने के बाद भी तेजू के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसके बाद तेजू वापस पूछताछ वाले कमरे में लौट आता है, जबकि वो मिस्टीरियस आदमी बाहर अपनी गाड़ी में उसका इंतजार करता है। इसी बीच तेजू की माँ और उसका बड़ा भाई पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी बेकसूरी की गुहार लगाते हैं। वहीं सेयुन के माँ बाप जिद पर अड़े रहते हैं कि तेजू ही दोषी है और वही उनकी बेटी को बचाने से रोक रहा है। कुछ देर बाद वो मिस्टीरियस आदमी एक दूसरे आदमी को पुलिस स्टेशन के बिजली वाले डब्बे से छेड़छाड़ करने का हुक्म देता है। पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है और तेजू इसी मौके का फायदा उठाकर कमरे से भाग निकलता है। डिटेक्टिव दोसिक और उसकी टीम उसका पीछा करती है। तेजू छत पर पहुंचकर दीवार के साथ लगी पाइप पकड़कर नीचे उतरने लगता है। इसी दौरान सेयुन को होश आ जाता है और वो अब पूरी तरह सतर्क रहती है। किडनैपर एक कोट पर बटन सिलता हुआ नजर आता है। फिर वो कमरे के अंदर जाकर सेयुन से कहता है कि अपने घाव पर दर्द कम करने वाली दवा लगा ले। वो कहता है कि वक्त पूरा होते ही वैसे भी उसकी मौत हो जाएगी। सेयुन बार बार पूछती है कि उसने उसे होस्टेज क्यों बनाया है, लेकिन वो बस इतना कहता है कि वो प्रेयर करे। इसके बाद किडनैपर वहाँ से निकलकर अपनी क्लास लेने चला जाता है। तब पता चलता है कि वो एक कंप्यूटर एकेडमी में पढ़ाता है। पढ़ाते वक्त भी वो बार बार सेयुन पर लगी कैमरा की तस्वीर देखकर उस पर नजर रखता रहता है। उधर सेयुन दूसरे कमरे में बंद दूसरी लेडी से बात करने लगती है। वो दूसरी बंदी कहती है कि शायद उन दोनों ने कोई ऐसा बुरा काम किया होगा जिसकी सजा उन्हें किडनैप होकर मिल रही है। वो बताती है कि उसने अपने खानदान की आत्माओं से धोखा किया था क्योंकि वो किसी दूसरे तांत्रिक के पास चले गई थी और अब उसे लगता है कि उसे उसी बात की सजा मिल रही है। वो सोचती है कि आखिर सेयुन ने ऐसा क्या किया होगा, जबकि दूसरी तरफ किडनैपर हैरान होता है कि उसके कहने के बाद भी सेयुन प्रेयर क्यों नहीं कर रही। उधर पुलिस धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करती है कि तेजू का अगला कदम क्या होगा। उसके घर वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि वो पुलिस स्टेशन से भाग गया है, जबकि सेयुन के माँ बाप इसे उसके दोषी होने का एक और सबूत मान लेते हैं। तेजू सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने कैबिन से कुछ जरूरी सामान उठाता है। इसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर कुछ दवाई या इंजेक्शन और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला चाकू चुरा लेता है। बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात चीवोंग से होती है और वो उससे उसकी गाड़ी मांगता है। तभी दोंग चान चीवोंग को फोन करके पूरी घटना बताता है और पूछता है कि क्या उसने तेजू को देखा है। तेजू तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो चीवोंग पर हमला करता है और उसकी गाड़ी की चाबी छीन लेता है। पार्किंग में एक सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाता है और वो तेजू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेजू उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ किडनैपर एक बुजुर्ग औरत की मदद करता है जो एक छोटा रेस्टोरेंट चलाती है। खुश होकर वो उसे खाना खिलाती है। जल्दी ही पता चलता है कि उस औरत की पोती वोरी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करती है। वहीं बैठकर किडनैपर पुलिस स्टेशन के बिजली जाने की खबर भी सुन लेता है। तब तक पुलिस हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और गवाहों से पूछताछ कर रही होती है। दोंग चान और उसकी पत्नी दोसिक को तेजू के भाग जाने के लिए डांटते हैं। उसी वक्त दोसिक को ट्रैफिक पुलिस से एक जरूरी सूचना मिलती है और वो अपनी टीम के साथ तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। फिर कहानी सेयुन की तरफ लौटती है। वो उस दूसरी बंदी से बात करती रहती है जिसका नाम ली सोनजा होता है। सोनजा खुद को बिल्कुल लाचार महसूस करती है क्योंकि उसके पति ने उसे बचाने के बजाय मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सेयुन से विनती करती है कि जब वो बच जाए तो पुलिस को उसके बारे में जरूर बताए। वो इस बात से जलन भी महसूस करती है कि तेजू हर हाल में सेयुन को बचाना चाहता है, जबकि उसका अपना पति उसकी मौत चाहता था। सोनजा से बात करने के बाद सेयुन दर्द कम करने वाली दवा का इस्तेमाल करके अपने पैर में बंधी भारी लोहे की जंजीर को
को खोलने की कोशिश करती है। उधर रास्ते में तेजू अपने बड़े भाई को फोन करता है और कहता है कि जब तक वो सेयुन को बचाकर नहीं लाता तब तक माँ का ख्याल रखे। वो यकीन दिलाता है कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन साथ ही अपनी पत्नी के साथ जो हुआ उसका दोष भी खुद को देता है। तब उसकी माँ फोन लेकर रोते हुए उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन तेजू मना कर देता है और माँ को यकीन दिलाने के बाद कि वो ठीक है फोन काट देता है। दो सिख ट्रैफिक पुलिस की मदद से आखिरकार तेजू तक पहुंच जाता है। इसके बाद एक रोमांचक पीछा शुरू होता है जहां तेजू हर हाल में पुलिस से बचने की कोशिश करता है। आखिर में उसकी गाड़ी सीधा पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। टकराते ही गाड़ी का एयर बैग खुल जाता है और चारों तरफ सायरन और गाड़ियों के अलार्म की आवाज गूंजने लगती है। उधर अंधेरे कमरे में से यून अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। वो अपने पैर से निकले भारी लोहे के गोले और कमरे में लटकी बिजली की तारों की मदद से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।